Big announcement of Finance Minister of India, that is for MSME। जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और पूरी डिटेल के साथ इसमें समझाएंगे कि कितने का अनाउंसमेंट किया है और किस तरीके से उसका आप यूज कर लोगे। उसके अलावा एमएसएमई क्या होता है, जो अभी तक नहीं जानते हैं उनको मैं इसके बारे में बताऊंगा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में कौन कौन सी जो इंटरप्राइजेज हैं वो आती हैं और क्या रेंज है उनका, ये सभी चीजें बताई जाएगी इसमें। और साथ में आपको ये बता दूं कि जो 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकी डेफिनेशन थी वो भी अब चेंज हो गई है। तो नया डेफिनेशन क्या निकल के आया है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का, ये सारी बातें हम इसमें आज सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हमारे चैनल पे, और बिल्कुल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चले। और किसी भी तरह की अगर क्वेरी रहती है आपकी तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरे को उस चीज के लिए आइडिया आ जाए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे दिखाए जाने वाले जितने भी कंटेंट है उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, इनका बर्थ जो है वो 18 अगस्त 1959 को हुआ था। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इस टाइम पे संभाल रही हैं, जो कि 17वीं लोकसभा 2019 में ये पदभार इनको मिला हुआ था। बता दें कि प्रीवियस ऑफिस जो इनकी मिली हुई थी, यानी कि इसके पहले जो इनको मंत्रालय मिला हुआ था वो डिफेंस का था, जो अभी राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपको बता दूं कि ये पहली महिला है, पहली इंडिपेंडेंट महिला थी जिन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाला था। डिफेंस मिनिस्ट्री में इन्होंने पद धारण किया था। तो यहाँ बता दूं कि इसके पहले जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाला था, बट वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ऐसा काम किया था। बट सेल्फ डिपेंडेंट होके, इंडिपेंडेंट होके इस मिनिस्ट्री को चलाने का पहला जो जिम्मा था किसी भी महिला द्वारा किया जाना था, वो निर्मला सीतारमण जी थी। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है आपका। निर्मला सीतारमण जी सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से पढ़ी हैं। ये इकोनॉमिस्ट में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। तो देखिए, आज का जो अनाउंसमेंट था, पहले मोदी जी ने कहा था यहाँ पर 20 लाख रुपए का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने पूरे सेक्टर को मिला करके ये बताई थी, जिसमें आप एमएसएमई भी आता है और भी बारी बहुत सारी चीजें जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन प्रमुखतः जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो एमएसएमई थी, और जिसमें जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ। जी बिल्कुल, एमएसएमई में केवल जो कि टोटल अनाउंसमेंट का, टोटल जो 20% जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका 15% है 3 लाख रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए को यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया। और ये भी आप समझिएगा यहाँ पर कि फ्री ऑटोमेटिक लोन्स टू बी प्रोवाइडेड टू एमएसएमई। जी बिल्कुल, फ्री ऑटोमेटिक लोन्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। एक्चुअली हो क्या रहा था कि इस टाइम पे जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा था, तो लॉकडाउन के पीरियड में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। जो छोटे उद्योग थे, अभी हम आपको बताएंगे कि एमएसएमई एक्चुअली है क्या और माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज होती क्या है, इन चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इंडिया में लॉकडाउन के पीरियड में भी हुआ क्या कि जितने भी छोटे मध्यम उद्योग थे वो सभी के सभी बंद हो गए। सिर्फ छोटे मध्यम नहीं, सारे बंद हो गए। जितने बड़े थे, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो, सब के सब बंद पड़े थे, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। और आपने टेलीविजन पर देखा ही होगा कितने लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पैदल जा रहे हैं घर पे, किसी भी तरह का सहायता नहीं मिल रहा है। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए, अपनी ग्रोथ रेट को फिर से बढ़ाने के लिए और इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो एमएसएमई ही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया का 95% प्रोडक्शन होता है और यहीं से 95% इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो वर्क करते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनियों में रोबोट्स होते हैं, वहां पे रोबोटों पे काम होती है, लेकिन छोटे मध्यम उद्योग हैं वहां पर ही लोगों का जीविका चल पाता है। तो ये पूरा डिटेल है यहाँ पर, और आपको मैं अब यहाँ पे समझा देता हूँ कि एमएसएमई एक्चुअली है क्या और किस लिए ये इतना जरूरी है और क्यों इस पे इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक्चुअली जो एमएसएमई है, आपको फुल फॉर्म पता ही है, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, जिसमें छोटे, लघु, छोटे और मध्यम उद्योग शामिल किया जाता है। लेकिन
इन उद्योगों में होता क्या है, मतलब किस तरह का काम होता है इनका। तो इसमें दो चीजें इंक्लूड की जाती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और सर्विस क्या होता है, इन चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यही दोनों चीजें ही हैं जो फर्दर थ्री टाइप में क्लासिफाइड की जाती हैं, दैट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। यानी कि माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग में भी थ्री होती हैं, यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम होती हैं, और सर्विस में भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या रूल रेगुलेशन था और किस तरह से क्राइटेरिया थी कि किसको मीडियम बोला जाएगा, किसको स्मॉल बोला जाएगा और किसको माइक्रो बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो माइक्रो थे पहले के अकॉर्डिंग, अभी के नहीं, पहले के अकॉर्डिंग जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट था वो क्या था कि अगर आपका 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए कि एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो बोला जाएगा, अगर 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम का है तो वो स्मॉल बोला जाएगा। वहीं 10 करोड़ से कम करके जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसे मीडियम बोला जाएगा। सर्विस में बात करें तो 10 लाख से कम वाले को माइक्रो, 2 करोड़ से कम वाले को स्मॉल, और 25 करोड़ से कम वाले का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस में तो वहां पर उसे मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। बट अभी क्या हुआ है, रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन। अभी के हाल में क्या हुआ कि अभी जब निर्मला सीतारमण जी आई तो उन्होंने इस पूरी डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया, और जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर को साथ साथ में लिया। और यहाँ पर बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो बोला जाएगा, ठीक, और वहीं अगर वो 10 करोड़ से कम होगा तो स्मॉल बोला जाएगा, और अगर 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा गलत एक तरह से कहा जाएगा कि पहले 25 लाख था अब 1 करोड़ को कम को बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो फिर गलती हो गई। जी बिल्कुल नहीं, गलती नहीं हुई है। यहाँ पर इसको करा क्यों गया, इसे बढ़ाया क्यों गया, बढ़ाने का मकसद सीधा सीधा एक ही था कि सपोज दैट अगर आपको 5 करोड़ का कोई बिजनेस कर रहा है तो डेफिनेटली वो क्या करता था कि अपने बिजनेस को कम करके दिखाता था ताकि वो माइक्रो में आ जाए, या फिर उसका टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट अगर वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो वो चाहता था कि वो इस सेक्टर में आए और अपने इन्वेस्टमेंट को कम करके दिखाता था कोई भी कंपनी, ताकि उसको इस चीज का फायदा मिले, एमएसएमई का फायदा मिले। तो ये चीज को हटाने के लिए, ताकि जो बड़ी कंपनियां हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट अपना कम दिखाती है तो इसमें गवर्नमेंट को लॉस जाता है और साथ में वो जॉब भी उतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और 20 करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट है उसको एमएसएमई में शामिल कर लिया गया है। और इस तरह से हम देखेंगे कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज होंगी वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और इसकी वजह से यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, और साथ में गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और सभी लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये पूरा उनका क्राइटेरिया था। तो अभी आपको बता दूं एक चीज और कि यहाँ पर जब हम पढ़ ही रहे हैं एमएसएमई तो कुछ टाइप्स भी पढ़ लेते हैं कि क्या टाइप होते हैं अपने इकोनॉमी के। तो इकोनॉमी में देखिए 3 सेक्टर होते हैं, सिंपल सा होता है एक्चुअली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर की क्या खासियत होती है कि प्राइमरी सेक्टर में जो होता है कि वो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो इन चीजों को मैं डिफाइन करता हूं। यहाँ पर देखिए कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जनरली रॉ मटेरियल को ही शामिल किया जाता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है कि जैसे कोई फार्मर है, ठीक है, या फिर कोई फिशिंग करता हो, कोल माइनिंग करता हो, यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है, एक्चुअली प्रोडक्शन क्या है कि डायरेक्टली नेचर से आता है। जैसे आपने धान की खेती की है तो धान तो आपको खेत से मिल जाएगा बाय नेचुरली, इसी में किसी भी तरह का मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता। हालांकि आज के टाइम पे मशीन का उपयोग किया जाता है, फिर भी अगर आप चाहें तो धान डायरेक्टली ले सकते हैं। आपने अगर गेहूं का प्रोडक्शन किया है, सब्जियों का प्रोडक्शन किया हुआ है, सब्जियां लगाई हैं, तो आपको सब्जियां डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी। तो जो चीजें आप नेचर से डायरेक्टली गेट करते हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और ये हमारे इकोनॉमी का एक बिगेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टर्शियरी सेक्टर हो गया, जो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ये सभी के सभी प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड होते हैं। क्योंकि अगर आप जो चिप्स खाते हो, आप जो मार्केट से और भी बहुत सारी चीजें खाते हो, केक खाते हो, वटएवर जो भी चीज आप खाते हो ना, वो सब खेतों से ही आते हैं।
रॉ मटेरियल, इवन दैट जो आप मेडिसिन आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी डिपेंड ही इसी प्राइमरी सेक्टर पे करती है, क्योंकि कोई भी दवाई बिना इसके बन ही नहीं सकता, चाहे वो केमिकल से ही क्यों ना बनता हो, लेकिन वो आता है नेचर से, और नेचर से मिलने वाली सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर कोल माइनिंग इंक्लूड होता है, ऑयल को जो निकाला जाता है पौधों से या बीजों से, सीड से निकाला जाता है, डायमंड माइनिंग, किसी भी तरह का जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब की सब प्राइमरी सेक्टर में ही आती हैं। तो हम देखते हैं अगला हमारा जो है कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में मेनली मैन्युफैक्चर को ही लिया जाता है, यानी कि जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा हो, दैट इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट का जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा हो। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लोग सिलाई कर रहे हैं कपड़े को, लेकिन क्या आपको पता है कि कपड़ा यहाँ नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कपड़ा यहाँ नहीं बनता है भाई, कपड़ा तो कहीं और से बनकर आता है, और वो कपड़ा बनता किस चीज का है? कॉटन का। कॉटन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। तो उसे उगाता कौन है? फार्मर। तो फार्मर ने जो कॉटन उगाया दैट इज प्राइमरी, एंड जब उसने उगा लिया और कॉटन को कंपनी में दिया, कंपनी ने कपड़ा बनाया, और जब वो कपड़ा बनाया तो उस चीज को हमने उसको प्रोडक्ट कर दिया, उससे प्रोड्यूस किया उसने। जब उसने उसमें मशीनरी यूज की तब उसे बनाया, और बनाने के बाद उसने कपड़ा तैयार कर दिया, तो इसे बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और इस तरह से ये सेकेंडरी सेक्टर वर्क करता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? तो इसमें देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, केमिकल इंडस्ट्री आती है, पेपर आता है, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, हाउस होल्ड, मतलब ये सारे जितनी भी चीजें आप मार्केट से खरीदते हो, इवन दैट अगर आप आटा भी खरीदते हो ना, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का होता है, क्योंकि आटा जो आप लेते हो ना मार्केट में वो पैक्ड होता है, और उसे कोई कंपनी पैक करके देती है, तब जाके वो आपको मिलता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं सेकेंडरी सेक्टर। और इसके बाद हम लास्ट सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर होता है उसमें बात करें तो मेनली सर्विस सेक्टर को लिया जाता है, यानी कि सर्विस, चाहे जिस तरह का भी सर्विस हो वो होता है टर्शियरी। और सर्विस होता क्या है? जैसे आपने कभी ना कभी तो फोन खरीदा ही होगा, और जब फोन या लैपटॉप आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदे होंगे तो आपने दुकानदार से पूछा होगा कि इसकी गारंटी कितनी है या फिर वारंटी कितने टाइम की है, तो उसने 1 या 2 या जितने साल का भी उसने बताया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसने 1 साल का गारंटी बताया है तो इसका मतलब हुआ क्या कि 1 साल तक वो आपको सर्विस देगा, यानी कि उसमें किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो वो उसे सॉल्व करेगा, और उस तरह से वो आपको सर्विस देता है। हम डिपेंड भी इस पे रहते हैं कि अगर कोई गैजेट खरीदते हैं और जिस कंपनी की सर्विस जितनी अच्छी होती है उसी कंपनी का हम कोई भी इक्विपमेंट लेना ही चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा आज लेके गया और कल को कोई चीज खराब हो गया तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम बढ़िया कंपनी को लेते हैं, ऐसी कंपनी जिसकी सर्विस अच्छी हो, जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में हो। तो ये सर्विस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हमारे इस पूरे एंटरप्राइज में और पूरे जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी चीजों में। ठीक है, तो इस तरह से सर्विस अगर किसी कंपनी की अच्छी हो तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं सर्विस में आप देखोगे तो रिटेल हो गया, बैंक्स हो गया, होटल, रियल एस्टेट, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो मीडिया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इवन टू वाटर सप्लाई, दीज ऑल आर इन द सर्विस सेक्टर। सो दिस इज द सर्विस सेक्टर। So here we have teach all about the things and all the service sector। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, और अब मैं बता दूं कि जो ये अनाउंसमेंट हुआ है 3 लाख करोड़ रुपए का, ये आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलेगा इस तरीके से कि एक्चुअली इसे बैंक ही प्रोवाइड करेगी, और बैंक को गवर्नमेंट ने ये करके रखा हुआ है कि इस पे किसी भी तरह का आपको क्या करना नहीं है। आपको इस पे जो डॉक्यूमेंट इन लोग जमा करते हैं एज अ प्रूफ के टाइप पे, कि जो अगर कोई पर्सन लोन लेता है और वो भाग जाता है तो वो रिकवर कैसे करेगा। तो उस रिकवरी के लिए जो गारंटी होती है ना, वो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि अब हमें गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये जो छोटे उद्यम मध्यम उद्योग के लोग हैं ना भाई, सब कोई ना यहाँ पर मेहुल चौकसी और वो क्या बोलते हैं वो नीरव मोदी बन के कोई बैठा नहीं है कि जो पैसा लेके भाग जाएगा। ठीक है ना, तो अपन लोग जो छोटे उद्योग वाले लोग होते हैं ये लोग पैसा लेके भागते नहीं है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट अपना ट्रस्ट दिखाती है, और ट्रस्ट दिखा के ये कह रही है कि आप उद्योग करोगे और अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, और इसके लिए प्रॉपर टाइम पीरियड भी 4 साल का दिया गया है, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है।
यानी कि 4 साल आपके पास टाइम रहेगा टोटल अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने को मजबूत बनाने का, कमाई करने का। तो एक तरह से मेरे ख्याल से बहुत ही सुनहरा मौका है और बहुत ही अच्छा, ये कह सकते हो कि एक तरह से सरकार का हमारे पास सरकार ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इसमें अपना गोल डिसाइड कर सके और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा कर सके। और इसमें सिर्फ आप खड़ा ही नहीं बल्कि आप दूसरों को नौकरी भी दे सकते हो। तो एक सुनहरा अवसर है और इसे हमें छोड़ना नहीं है। इसीलिए तो हमारा देश बनेगा आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा MSME शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही इंक्लूड किया है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से MSME के साथ जुड़ सकते हैं और कैसे आप क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजों की डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो जरूर अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।